हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अनिल सर की साइट है यूट्यूब चैनल, आप सभी का स्वागत है। बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा 2021 में होने वाली है। अभी इसका डेट अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन हम इस वीडियो में देखेंगे 2020 में किस तरह से प्रश्न पूछे गए थे और कौन कौन से प्रश्न थे। इसमें आपको 150 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें 50 मैथ से थे, 50 साइंस से थे और 50 जीके के थे। तो हम इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देंगे मैथ और साइंस के और जीके का क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। और सभी जो भी टॉपिक्स हैं जो अच्छे से एकदम क्लियर हैं, जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से डिटेल में आपको बताएंगे। तो आप अपने साथ एक पेन और कॉपी भी लेकर बैठ जाइए, ताकि आपको जो भी क्वेश्चन बताएं और उसके अंदर जो भी अंदर की बातें कुछ बताएंगे तो उसको आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये क्वेश्चन हम कई क्वेश्चंस को देखेंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया है तो उसके क्वेश्चन और क्या क्या बन सकते हैं उसके विषय पर भी देखेंगे। तो सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस तरह लेटेस्ट अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे और इस तरह सारी क्वेश्चन आपको कराएंगे, प्रीवियस पेपर कराएंगे। 20 का है, फिर 19 का मिल जाएगा, 18 का मिल जाएगा। चैनल पर आपको सभी मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब कर, जैसे नोटिस आएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो हम इसमें हम जीके क्वेश्चन को करेंगे। तो आपको देख लीजिए 20 का क्वेश्चन है और इसमें आपको टोटल मैथ के मिल जाएगा। तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। मैथ के सॉल्यूशन भी हम प्रोवाइड कर देंगे मैथ का, तो मैथ का सॉल्यूशन करके कॉपी पे करिएगा। और साइंस का भी आपको मिल जाएगा, साइंस का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको इसी में। और हम बात करें यहाँ से जीके का। जीके का शुरू करें, क्वेश्चन नंबर 101 है, 50 साइंस का है, 50 मैथ का है और उसके बाद 101 से हमारे स्टार्ट होगा ये जीके का क्वेश्चन। तो जीके में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में कौन एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज का स्थापना के लिए उत्तरदायी है। सर सैनद सर सैयद अहमद खान, अल्ताफ हुसैन, यूसुफ अली, मोहम्मद इकबाल, इनमें से कौन है। तो देखिए इसमें जो इसके लिए जो है सर सैयद अहमद खान इसकी स्थापना के लिए उत्तरदायी है। वैसे तो पहले एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज जो था जब सर्वप्रथम, ये एक तरह का मदरसे था, मदरसे के रूप में जाना जाता था। फिर इसको ये अब बन गया है एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज। और ये जो स्थापना हुई थी 1875 में हुई थी इसका स्थापना। एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में हुई थी और इसका पुराना ये पहले जो था मदरसे के रूप में इसको लाया गया था। और 102 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जापान में होंशु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है, मतलब किस लिए प्रसिद्ध है। तो होंशु नामक जो द्वीप है वो तेल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर और भी चीजें मिलती हैं, जैसे कि आपको जिंक मिल जाएगा, जिंक, कॉपर मिल जाएगा, यहाँ पे पाया जाता है। और होंशु जो है जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, जापान का। और विश्व में सबसे सातवां सबसे बड़ा द्वीप है होंशु। ये जो है विश्व का सबसे सातवां सबसे बड़ा द्वीप है और जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। और यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है, तो तेल तो पाया जाता है, यह तेल के लिए प्रसिद्ध है। साथ में जिंक और कॉपर भी यहाँ पे अधिक मात्रा में पाया जाता है। स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी कौन सी थी। 103 नंबर। तो स्वतंत्र भारत की सबसे पहले जो एजेंसी थी द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया, ये 1945 में भारत के राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी घोषित की गई थी। वैसे इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। 1920 में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन इसको राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी के रूप में माना गया 1945 में। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लिए 1945 में, लेकिन इसका स्थापना किया था 1920 में। नेक्स्ट देखते हैं, कुदनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है। वैसे तो कुदनकुलम परियोजना नाभिकीय विद्युत परियोजना है एक तरह का, और यह कुदनकुलम एक जिला है जो कि तमिलनाडु का है, तमिलनाडु में। और यह परियोजना प्रारंभ किया गया था 2002 में, ये याद रखिएगा। कुदनकुलम परियोजना 2002 में ये आरंभ किया गया था और तमिलनाडु में कुदनकुलम एक तरह के जिला है। ठीक है, यह परियोजना दक्षिण राज्य, भारत का दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु, उसमें कुदनकुलम जिले में स्थित है और यह आरंभ हुआ था परियोजना 2002 में। और ये परियोजना किस तरह का है, तो नाभिकीय विद्युत परियोजना है। 105 है, निम्नलिखित में से नेमसेक पुस्तक की रचयिता कौन है। तो देखिए नेमसेक के जो रचयिता है झुम्पा लाहिड़ी है, झुम्पा लाहिड़ी। ये देखिए भारत के हैं, भारत के मूल निवासी थे, लेकिन ये अमेरिकी लेखक है, लेखिका है एक तरह का, लेखक नहीं लेखिका है, ये एक फीमेल है तो लेखिका है। और इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी हैं और इनको 2000 में इनको पुरस्कार भी दिया गया, जिसका नाम था
पुलित्जर पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया है। और इनको बराक ओबामा का नाम सुने होंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने इन्हें कला और मानवीयता समिति के सदस्य नियुक्त भी किए थे। इन्हें बराक ओबामा ने अमेरिका में इन्हें कला और मानवीय समिति के सदस्य बनाए थे अमेरिका में। और 106 नंबर देते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल आपको 28 फरवरी को मनाया था, 28 फरवरी को मनाया था। और ये 28 फरवरी 1928 को चंद्रशेखर वेंकट के नाम पे मनाया जाता है। और ये रामन प्रभाव उन्होंने खोज की थी। चंद्रशेखर वेंकट रामन, मतलब रामन प्रभाव इन्होंने लाया था, इसकी वजह से इनको राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के नाम से मनाया था। इनके जन्म दिवस पे 28 पर वैसे उनके जन्म दिवस पे नहीं, 28 फरवरी को इन्होंने रामन प्रभाव लाया था, इसकी वजह से इनका इसी दिन को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। 107 नंबर देखिए, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या है? तो इनका महाभारत का पहले का जो नाम है वो नाम है जय संहिता, और इसको भारत भी कहा जाता था, भारत भी कहा जाता अभी भी वैसे। और 108 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से संशोधन से पश्चात बोडो और डोगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी? ये है आपका संविधान से क्वेश्चन लिया गया है। और ये 92 संशोधन में आपका दो ही नहीं है, बोडो और डोगरी नहीं, दो और भाषाएं थी जो कि जोड़ी गई थी। वो देखिए चारों क्या क्या है कि बोडो है, डोगरी है, मैथिली और संथाली है। ये चार भाषाएं 92 संशोधन में ये जोड़ा गया था। तो 92 संशोधन कब हुआ था पूछा जाए तो आपको बताना होगा, 2003 में यह संशोधन किया गया था संविधान में। ठीक है, 2003 में, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, 92 संशोधन 2003 में किया गया था। अब नेक्स्ट में देखते हैं कौन सा बागवानी से संबंधित है। एक क्रांति हुई थी जिसे हरित क्रांति कहते हैं, स्वर्ण क्रांति कहते हैं। स्वर्ण क्रांति में बागवानी संबंधित है। स्वर्ण क्रांति में बागवान में जितने भी उत्पादक थे उसका आरंभ हुआ, वो जैसे कि आपका फल हुआ, शहद हुआ, और भी बागवान में जो संबंधित है वो सभी चीज बागवानी में एक स्वर्ण क्रांति में वो प्रारंभ हुए। श्वेत क्रांति में दूध उत्पादन में वृद्धि हुई। श्वेत क्रांति में, ये जो श्वेत क्रांति है इसमें जब इस श्वेत क्रांति में दूध की बहुत ही अधिक मात्रा में शुरुआत हुई। और श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। ऑपरेशन फ्लड इंग्लिश नाम है, ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं 110 नंबर, साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था ये एम्डसन। इसका पूरा नाम है रुआल एम्डसन। 111 नंबर क्वेश्चन है, तो कंप्यूटर की स्पीड को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी यूनिट प्रयोग में लाई जाती है? तो यहाँ पे देखिए बात की जा रही कंप्यूटर के स्पीड की, तो आप बिना देखे बाइट मार दीजिए, लेकिन सही जो जवाब है MIPS है। कंप्यूटर की स्पीड MIPS में मापी जाती है, जबकि मेमोरी की स्पीड मापी जाती है बाइट में। मेमोरी का यूनिट है बाइट, जबकि कंप्यूटर का स्पीड मापा जाता है MIPS में। तो ये कंप्यूटर से सवाल है, कंप्यूटर से कुछ सवाल आएंगे, 3-4 आ ही जाएंगे मेरे ख्याल से, 3-4 तो आ ही जाएंगे। हाँ, और क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं, पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति शब्द का सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो पॉलिटिक्स के जो जन्मदाता हैं, राजनीति के जो पितामह कहे जाते हैं राजनीति विज्ञान के, वो है अरस्तु। इन्हें पितामह कहा जाता है राजनीतिक विज्ञान का। और इनके अनुसार जो राजनीति का केंद्रीय विषय है वो है राज्य, स्टेट। और राजनीति का जो प्रारंभ होता है और अंत राज्य के साथ ही होता है, इनके द्वारा कहा गया है, ये बात याद रखिएगा। अरस्तु ने कहा था कि राजनीति का प्रारंभ और अंत एक राज्य से ही होता है। अब 113 नंबर देखिए, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी है? महात्मा गांधी, जो कि MK मोहनदास करमचंद गांधी हैं, उन्होंने ही इस पुस्तक को लिखा था। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, आपने पढ़ा भी होगा शायद, हिंदू स्वराज, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, अहिंसा, थर्ड क्लास इन रेलवे, मेरे सपनों का भारत। इस तरह से बहुत से इनके किताब है जो कि याद कर लीजिए और ये लिख भी लीजिएगा। महात्मा गांधी एक पुस्तकों के बारे में पूछा है कौन कौन सी पुस्तक इन्होंने लिखी है, तो याद कर रखिएगा इसको। इनको बहुत सी पुस्तकें लिखी है, उनमें से एक है गोखले माय पॉलिटिकल गुरु। इस नाम की पुस्तक इन्होंने गांधी जी ने लिखा है। और 114,
और भारत के राष्ट्रीय पिता पूछा जाए तो महात्मा गांधी ही होंगे, याद रखिएगा। और 14 नंबर देखिए, भारत के आधार पर राज्यों का भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस सन में किया गया था? भाषा के आधार पर कि कब किया गया था? तो भाषा के आधार पर भारत का गठन जो किया गया था, पुनर्गठन फिर से गठन किया गया 1956 में किया गया। भाषा के आधार पर जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद हुआ था। बैठक हुई थी 1955 में, जिससे फजल अली जी थे, हृदय नाथ कुंजरू थे, के एम पाणिकर थे। इनकी सदस्यता में 1956 में भारत को भाषा के आधार पर जिस भाषा है, अलग अलग भाषाओं को अलग राज्यों में बांट दिया गया था। और एक बार फिर 1960 में फिर पुनर्गठन हुआ था भारत का। मतलब भारत का नहीं, उसमें मुंबई को क्या किया था? मुंबई को 1960 में दो राज्यों में बांट दिया गया, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बनाए गए तोड़कर। तो याद रखिए 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात बना, जो कि बंबई से तोड़कर बनाया गया था। फिर 115 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। और भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है? दर पता है ना, दर। जैसे कि आप किसी से कर्ज लेते हैं तो उस समय आप उसको दर देते हैं, रेट से लेते हैं। जैसे 100 रुपए लिए किसी से तो कहे कि 2 रुपए 5 रुपए के दर से हम आपको पैसा ले रहे हैं। तो उस समय भारत में जो रेपो का दर है वो कौन निर्धारित करता है? वो भारतीय रिजर्व बैंक निर्धारित करता है। रेपो दर क्या ना, कि अगर कोई बैंक, कमर्शियल बैंक को कभी आपातकालीन स्थिति, इमरजेंसी है, उसको पैसे चाहिए कुछ 6 महीने साल भर के लिए, तो रिजर्व बैंक के पास जाके कुछ पैसे लेता है या किसी बैंक से लेता है, तो उस समय जो टैक्स लगता है वो कहलाता है रेपो टैक्स। टैक्स नहीं होता, वो रेट कहलाता है, दर कहलाता है। जब आप इंटरेस्ट लेंगे तो उसको कहते हैं। तो उस समय का जो दर होगा वो रेपो दर कहलाता है। तो उस दर को भारतीय रिजर्व बैंक निर्धारित करता है। और अल्पकाल के लिए, मतलब छोटे समय के लिए, 6 महीने या साल भर के लिए लेता है, तब ये दर लगता है। 116 नंबर देखते हैं। एक बाजार प्रणाली जिसमें केवल 2 क्रेता हो, बहुत से विक्रेता हो, क्या कहलाती है? मतलब 2 क्रेता है और बहुत सारे विक्रेता है, तो क्या है? द्विक्रेताधारी कहलाएंगे। ठीक है। अब देखिए, विश्व में किस देश में चाय का सबसे अधिक पैदावार होता है? तो ये जो चीन जो है, वही ऐसा देश है जो चीन का सबसे अधिक पैदावार करता है। भारत का दूसरा स्थान है चाय का उत्पाद में। और आपको बता दें, ये हमारे जो श्रीलंका है, वो ये श्रीलंका ये तीसरे स्थान पर चाय की खेती में। क्या आपको पता है ब्राजील जो है कॉफी के उत्पादन में आगे है? कॉफी के उत्पादन में बहुत आगे, और चाय के उत्पादन में सबसे नीचे है। ठीक है। तो अब देखते हैं, आगे देखते हैं 118 नंबर। जिन झीलों के जल में ह्यूमिक अम्ल यानी कि धार्मिक अम्ल का भारी मात्रा में संकेंद्रण होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उस तरह के झील को बोलते हैं दुष्पोषण झील। ये हमारे यहाँ नहीं पाया जाता है। ये झील पाया जाता है उत्तरी अमेरिका में, जॉर्जिया में, यूरेशिया में पाया जाता है। और इसको झील को आप देख के पता लगा सकते हैं ये दुष्पोषण झील है। जैसे उसमें आपको कलर जो है पानी का, जो चाय का रंग होता है, देखो चाय का रंग उसके जैसा होता है, ये दुष्पोषण झील उसी की तरह सेम होता है। जब ह्यूमिक अम्ल खत्म हो जाता है झील में के जल में से, तो इस तरह का जो चाय जो होता है उस तरह कलर का दिखने लगता है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है ये डी जो है, ये जो है सुमेलित नहीं करता है। निकितन जो थे ना, ये थे रूसी व्यापारी थे, एक तरह के 15वीं शताब्दी में भारत आए हुए थे एक बार। और इन्होंने किताब भी लिखा था, किताब का नाम है 3 समुद्र का सफरनामा। इन्होंने लिखा था, निकितन, याद रखिएगा, 3 समुद्र का सफरनामा। 120 नंबर देखिए, ऑस्कर जीतने वाला पहला ब्लैक कलाकार कौन था? ब्लैक कलाकार वो थे सिडनी पोटियर, ये थे। और उन्होंने पुस्तक भी लिखी है, द मेजर ऑफ ए मैन। और ये अफ्रीकन और अमेरिकन के मूल निवासी थे, याद रहेगा। और इनका पुस्तक का क्या नाम था? द मेजर ऑफ ए मैन। इन्होंने पुस्तक लिखी थी। और ये उन्हें पुरस्कार भी मिला था, ऑस्कर विनर भी हैं। 1963 में इन्हें ऑस्कर विनर भी मिला था, याद रखिए। 1963 में इन्हें ऑस्कर विनर मिला था, इन्हें 1963 में। छोटी छोटी बातें याद रखिएगा। 121 में कराधान का सामर्थ्य सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो वो थे स्मिथ, एडम स्मिथ। और ये इंग्लैंड के अर्थशास्त्री थे। अर्थशास्त्र पर इनका एक पुस्तक भी है, वो था द वेल्थ ऑफ नेशन। ये इंग्लैंड के अर्थशास्त्री थे। 122 नंबर देखिए, विश्व आर्थिक रिपोर्ट का कौन प्रकाशित करता है?
तो ये हर साल विश्व आर्थिक रिपोर्ट प्रकाशित किया था हर साल। जो जो भी इसके साथ जुड़े होते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन से, कौन किस ऑर्गेनाइजेशन से, तो ये है आपका IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। एक ऐसी संस्था है जो इंटरनेशनल संस्था है। इसमें जो भी जुड़ते हैं, जो भी देश जुड़ता है, तो उसका हर साल आर्थिक रिपोर्ट बताता है कि उसका आर्थिक स्थिति कैसा है। भारत का, अमेरिका का, ये सभी राज्य, बहुत से देश हैं इससे इससे जुड़े हुए। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1944 में हुई थी, IMF का 1944 में। और इसका जो हेड क्वार्टर है वाशिंगटन DC है, याद रखिए वाशिंगटन DC में। 122 का 123 नंबर देखते हैं, द्रुत स्फीति को किस अन्य नाम से भी जानते हैं? तो याद रखिए अधिस्फीति और हाइपर स्फीति, तीनों का अलग अलग होता है। वैसे जो हाइपर स्फीति होता है, इसमें पत्र मुद्रा बिल्कुल बेकार हो जाता है और मुद्रा में लोगों को विश्वास खो देता है। ऐसा स्थिति अभी तक सिर्फ एक बार हुआ है, जिम्बाब्वे में एक बार ऐसी स्थिति हुई थी। ठीक है, तो बस इतना याद रखिए, द्वित स्फीति, एक अधिस्फीति होता है और हाइपर स्फीति के नाम से भी जाना जाता है। 124 नंबर देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? 368 के बारे में बताना है। देखिए संविधान से भी क्वेश्चन आएंगे, तो संविधान के भी पढ़िएगा। आपके पास लूसेंट का जीके होगा, तो उससे पढ़ाई कीजिए संविधान के बारे में। उससे बहुत अच्छी अच्छी बातें दी है जी, आप एग्जाम में क्वेश्चन लड़ सकते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 का संशोधन, और देखिए संशोधन की जो प्रक्रिया है वो 368 से लिया गया है। और ये संविधान का संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, याद रखिए। ये दक्षिण अफ्रीका का सिद्धांत संविधान था, उसी से लिया गया संशोधन प्रक्रिया। यानी कि 368 की जो संशोधन प्रक्रिया वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 125 देखिए, इनमें से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? तो वो थे एम.एन. राय। एम.एन. राय का नाम था मानवेंद्र नाथ राय। ये एक राष्ट्रवादी थे, क्रांतिकारी भी थे और विश्व प्रसिद्ध राजनीतिक सिद्धांतकार भी थे। इन्होंने भारत और मैक्सिको में जाकर कम्युनिस्ट पार्टियों की स्थापना भी की थी। और इन्होंने 1935 में संविधान सभा का सुझाव भी प्रस्तावित किया। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 126। सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। इन्हीं को सरोजिनी नायडू ने हिंदू और मुस्लिम एकता का दूत बताया था। फिर इनके और भी थे, कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले ने इन्हें यही कहा था मोहम्मद अली जिन्ना को कि वो भी हिंदू मुस्लिम एकता के दूत हैं। तो दो लोगों ने कहा था इन्हें, सरोजिनी नायडू ने और एक थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। और ये 1896 में कांग्रेस में शामिल हुए थे, 1896 में। फिर उसके कुछ दिन के बाद हालांकि 1913 में ये मुस्लिम लीग में शामिल हो गए थे। 1913 में ये मुस्लिम लीग में शामिल हो गए थे और 1896 था उसमें ये कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हो गए थे। और याद रहेगा 1896 में कांग्रेस में थे, 1913 में शामिल हो गए मुस्लिम लीग में, ये जीना जी। और 127 नंबर देखते हैं, यादव राजाओं की राजधानी कहाँ थी? कृष्णगिरी, देवगिरी, वाराणसी या कांचीपुरम? तो देखिए देवगिरी थी, कहाँ है? अभी फिलहाल हैदराबाद में है। ठीक है, और ये पहले जो यादव वंश थे, यादव वंश खुद को क्षत्रिय मानते थे, याद रखिएगा, स्वयं को क्षत्रिय मानते थे। 128 नंबर देखते हैं, भारत के किस गवर्नर जनरल को अस्थायी स्वशासन का जनक कहा जाता है? वो थे लॉर्ड रिपन का नाम आता है। वही गवर्नर जनरल ऐसे थे जो अस्थायी स्वशासन का नियम बनाया। और इन्होंने शहर के और गांव के लिए स्थानीय बोर्ड भी बनवाया अलग अलग। इसका दो मूल कारण था स्वशासन का, कि पहला था आपका कि पहला निचले स्तर पर था लोकतंत्र, और दूसरा था स्थानीय लोगों की शासन में भागीदारी होनी चाहिए थी। ये गवर्नर जनरल रिपन ये ऐसा नियम लाया था। स्थानीय स्वशासन का जनक भी इन्हें कहा जाता है। और 129 नंबर सवाल देखें, पंडित जगन्नाथ निम्नलिखित में से कौन से राजा के राज कवि थे? वैसे तो पंडित राज थे ही, और इनको पंडित राज के उपाधि भी दिया गया था। दिल्ली के शासक थे। एक बार क्या हुआ था कि वाद विवाद हुआ था, तो उसमें दिल्ली के काजी जो थे, दिल्ली के काजी उनको हरा दिए थे इन्हें, पंडित जगन्नाथ जी, तो इन्हें पंडित राज की उपाधि दे दी गई थी। और जहांगीर के शासनकाल में, जब जहांगीर का शासनकाल था, तो अंतिम समय में ये आए थे दिल्ली। और जब शाहजहां का शासनकाल शुरू हुआ, तो उस समय ये राजकवि बन गए थे। ठीक है, और 130 नंबर रहते हैं, भारत के ज्वालामुखी विस्फोटों में निम्नलिखित में से कौन बना, क्या बना है? ज्वालामुखी विस्फोट से क्या बना है? तो बता सकते हैं कुछ? वो बना है दक्षिणी पठार।
और हिमालय कैसे बना है याद पता है? हिमालय महाद्वीपों के संचलन से बना है। ये हिमालय महाद्वीपों के संचलन से बना है। और पश्चिमी पठार जो बना है आपका पठार का जो कगार होता है ना, उसी से बना है पश्चिमी घाट। और लक्षद्वीप बना है पवाल से निर्मित हुआ है, पवाल से ये निर्मित हुआ है। पश्चिमी घाट बना है पठार के कगार से। और हिमालय बना है आपका महाद्वीपों के संचलन से बना है। और दक्षिणी घाट तो पता चल रहा है ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, तो दक्षिणी पठार बना है। 131 नंबर देते हैं, स्थलाजात निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं? वो आपको पाया जाता है महाद्वीपीय मग्न तट एवं ढलों पर पाए जाते हैं। 132 नंबर देखिए, अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र ऐसा ज्वालामुखी शिखर है? ज्वालामुखी शिखर की बात करना है तो ज्वालामुखी शिखर आपका इसे देख लेते हैं कौन सा है। तो क्या बताइए, माउंट कुक हो सकता है, या माउंट ब्लैक, माउंट एल्बस, या माउंट एयरबुस है, या माउंट एल्ब्रुस। चार है, इनमें से कौन हो सकता है? तो इसमें से है आपका माउंट एयरबुस। यह अंटार्कटिका के एकमात्र ज्वालामुखी शिखर है। यह अंटार्कटिका दूसरा सबसे ऊंचा और पृथ्वी पर सक्रिय ज्वालामुखी है। यह अभी भी सक्रिय है। यह आपको जानकर हैरानी होगी कि यह 13 लाख वर्षों से सक्रिय है अभी तक, 13 लाख साल से। ठीक है, 133 नंबर 133 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की मेमोरी अप्रभावशील होती है? तो वो है रैम। देखिए कंप्यूटर का एक और सवाल आ गया, रैम है। रैम बना होता है मॉस से। मॉस मतलब मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बना हुआ है। यह इसमें जो भी इंफॉर्मेशन हम रखते हैं रैम में वो अस्थायी होता है। कंप्यूटर जैसे ही बंद होता है या मोबाइल जैसे ही बंद हुआ, इसमें सारा डेटा उड़ जाता है। रैम पर जो भी डेटा होता है, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम के दो टाइप होते हैं, एक स्टैटिक रैम और एक स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम बोलते हैं। रोम भी तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है ई रोम, ईपी रोम, और फिर ईपी रोम होता है। तीन होते हैं वो भी, और ये दो होते हैं, रैम दो होते हैं। 134 नंबर देखिए, आधुनिक कंप्यूटिंग में विश्व कौन सा कोड प्रयोग एवं स्वीकार किए जाते हैं? तो आस्की कोड है, ASCII होता है, ASCII। ये इसमें आस्की में 256 कोड है, 256 कोड है। कंप्यूटर का ये सवाल है, आपको बता दें 256 कोड है। कंप्यूटर में विश्व सबसे जो आस्की कोड है वो प्रयोग में लाया जाता है। इसमें 256 कोड है, जैसे एबीसीडी है उसमें जैसे एबीसीडी हैं उस तरह ये आस्की में 256 गो कोड है। और हर एक कोड 8 बाइट का होता है। 8 बाइट याद रखिए, हर एक कोड 8 बाइट का होता है। तो नीचे हमको कैलकुलेट करके ये बताइए टोटल कितने बाइट के हो गए 256। 135 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति तेल पेंट तैयार करने में प्रयोग किया जाता है? तो है अलसी का तेल। अगर हम ताड़ का तेल पेंट में डाल देते हैं ना तो पेंट का कलर खत्म हो जाता है, पेंट का रंग ही उड़ जाएगा। अगर हम तारपीन का तेल डाल देते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा लैंड ऑफ 1000 लैक्स कहा जाता है? 1000 मतलब 1000 झीलों का देश किसे कहता है? तो वह फिनलैंड। यहाँ पे 1000 झील हैं, 1000 झील हैं यहाँ पे फिनलैंड में। ये और यहाँ के सबसे बड़ी झील के नाम बता दें तो सेइमा झील यहाँ के सबसे बड़ी झील है, सेइमा झील। और ये सेइमा झील जो यूरोप की सबसे चौथी बड़ी झील है। और वैसे बता दें यहाँ पे सबसे ज्यादा जो झीलें हैं बर्फ से बनी हुई है, हिमनद से, बर्फ से बनी है। बहुत मजा आएगा यहाँ पे। 137 नंबर देखते हैं, एक ऐसा वृक्ष जिसने ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है लेकिन यह पारिस्थितिकी की दृष्टि से विपत्ति का सूचक है, ऐसा कौन सा है जो ग्रीन गोल्ड नाम जाना जाता है? गोल्ड, ग्रीन गोल्ड। और ये इसे विपत्ति का भी सूचक कहा जाता है, ऐसा कौन है? ये है यूकेलिप्टस, जिसको अपनी भाषा में लिप्टस ही बोलते हैं, लिप्टस। यही है यूकेलिप्टस। ये वैसे एक विदेशी वृक्ष है, इसका उपयोग करते हैं कागज के उत्पादन के लिए। और ये भारत में इसका हरियाली का नाम का उपयोग में लाया जाता है, लेकिन यह जमीन को बंजर यानी बंजर तो नहीं, लेकिन ये एक भूमिगत जो जल है उसको सोख लेती है, भूमि की आर्द्रता बढ़ाती है, जैविक वनस्पति विविधता को बहुत ही हानि पहुंचाती है। और ये आपको मिल जाएगी कहाँ कहाँ? तो ये आपको बंजर जगहों पे हो जाएगा, ये पहाड़ों पर उग सकता है, पथरीले जगहों पर
हो सकता है। ये व्हाइट कलर का होगा, आप देखे भी होंगे, बहुत लंबा होता है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। लेकिन ये है विपत्ति का सूचक। 138 नंबर देखिए, गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो गर्म पानी अभ्यारण्य है दीफू असोम में है। ये 25 किलोमीटर दूरी में फैला हुआ है। ये गर्म पानी यहाँ पर है, यहाँ पे गर्म पानी कहा था। यहाँ पर आपको शुतुरमुर्ग पाया जाता है, 51 अलग अलग प्रजातियों में पाया जाता है शुतुरमुर्ग। ये पूछा जाएगा कि शुतुरमुर्ग 11 दुर्लभ प्रजातियों का शुतुरमुर्ग किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? तो दीफू में। ठीक है, याद रहेगा। और ये सबसे पुराना अभ्यारण्यों में से एक है, बहुत पुराना था है ये भी, 25 किलोमीटर में फैला हुआ है। 139 क्वेश्चन देखते हैं। एंटोमोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसमें निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? मतलब एंटोमोलॉजी साइंस में कौन से किस चीजों की पढ़ाई की जाती है? तो वहां पे कीटों का अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान से संबंधित है ये कीटों का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है, कीड़े मकोड़े का। 140 नंबर देखिए, निम्नलिखित से किस देश की मुद्रा बिर्ब है? बिर्ब किस देश की है? तो ये है इथोपिया की। इथोपिया की मुद्रा बिर्ब है। देखिए मुद्रा से प्रश्न है। और 1956 के पहले ये बिर्ब का नाम था और डॉलर में लिया जाता था, लेकिन फिर भी ये 1976 में ये हो गया डॉलर। ठीक है, याद डॉलर याद रहेगा, डॉलर। और जैसे कि अमेरिका का है उसी तरह ये भी इथोपिया का भी मुद्रा था पहले, बिर्ब। डॉलर था लेकिन अब हो गया बिर्ब। और देख सकते हैं 141, प्रत्येक वर्ष में कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो हर साल 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इसका नाम आप जान लीजिए, क्योंकि पूछा है नाम कौन कौन सा 6 का नाम है। पहला है शांति पुरस्कार, दूसरा है साहित्य पुरस्कार, तीसरा रसायन पुरस्कार, चौथा है चिकित्सा विज्ञान पुरस्कार, पांचवा है भौतिक पुरस्कार, और छठा जो है अर्थशास्त्र पुरस्कार। ठीक है, 6। ठीक है, हो गया। और याद रखिएगा, और ये पुरस्कार 1901 में चालू किया गया था। नोबेल पुरस्कार 1901 से शुरू किया गया है। और देखते हैं 141 में देखते हैं, विलिंगटन ट्रॉफी इनमें लिखित में से किस खेल के लिए दी जाती है? विलिंगटन विलिंगटन ट्रॉफी किसके लिए दिया जाता है, ये बताइए। ये ट्रॉफी दिया जाता है नौका विहार के लिए। बिहार का नाम सुनते बहुत अच्छा लगता है। चलिए, नौका विहार याद रखिए, विलिंगटन ट्रॉफी दिया था है नौका विहार के लिए। वैसे देखते हैं नौका विहार, देखियो नौका का रेस होता है उसके लिए। विश्व ऑटिज्म आत्म विमोह चेतना दिवस कब मनाया जाता है? मूर्ख दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल। लेकिन 1 अप्रैल को आत्म विमोह नहीं बनाया था, 2 अप्रैल को मनाया था आत्म विमोह। ठीक है, ये 207 ये आत्म विमोह होता है 2 अप्रैल को, याद रखिए, इतना काफी है। 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस। देखिए 144, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? 144 क्वेश्चन है, डब्ल्यू की खोज किसने की थी? इनका तो नाम याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं की वजह से सभी इंटरनेट चला पा रहे हैं हम। और टीम बर्नर्स ली है, टीम बर्नर्स ली, इन्होंने डब्ल्यू की खोज की थी, यानी वर्ल्ड वाइड वेब बोला जाता है। डब्ल्यू का फुल फॉर्म आएगा तो याद कर लीजिए, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। और यहाँ पर वेबसाइट के नाम पर भी देखेंगे, www.youtube.com, www.google.com, www.newsrit@gmail.com, मतलब एड्रेस नहीं है, अभी तक वेबसाइट नहीं बना है मेरा। और 145 नंबर देखते हैं, नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? नागरिकता, जबकि किसी इस देश के नागरिक हो जाएंगे, ये ऐसा नागरिकता अधिनियम पारित कब किया गया था? तो 1955 में ऐसा पारित किया गया था। और इसमें ऐसा नियम है ना कि आप नागरिकता कई तरह से ले सकते हैं। आप देश में पंजीकरण करा के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या जन्म से ही, अगर आप जन्म से भारत में हैं, आपका जन्म यहीं पर हुआ है, आपका वंशज ही यहीं रहे हैं, तो आप भारत के कहलाएंगे। तो इस तरह से अगर भारत में आपके जमीन हो जाता है, और भी देशीकरण द्वारा भी हो सकता है, अगर आपके पास बहुत सारा जमीन हो जाता है भारत में, तो आप भारत के नागरिक हो जाएंगे। इस तरह से भारत के बहुत से नागरिकता के हैं। भारत के नागरिकता लेने के लिए यही तरह के हैं। 1955 में नियम बनाया गया था। और ये नागरिकता अधिनियम जो है संविधान में द्वितीय भाग के अनुच्छेद 5 से लिया गया है, नागरिकता अधिनियम। 146 नंबर देखें तो कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है?
तो कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा है कि कोसी नदी को बिहार का क्या कहा जाता है, तो शोक कहा जाता है। और इसका पुराना नाम है कौशिकी। कौशिकी पुराना नाम है, हिंदू ग्रंथ में इसका इस नदी का नाम कौशिकी ही दिया गया है। और 147 नंबर देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? पर्यावरण संरक्षण नियम कब, ये एक अधिनियम है जो इंटरनेशनल अधिनियम है, और ये जब ये पारित किया गया है 1986 में पारित किया गया है। और ठीक है, और ये 148 नंबर देखें कि किसने महाबलीपुरम के भव्य रथ गुफा मंदिरों का निर्माण कराया? रथ, इस रथ गुफा में इसे कई लोगों के रथ हैं, रथ का निर्माण किया गया, जैसे धर्मराज रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, नकुल रथ, सहदेव रथ और द्रौपदी रथ, ये प्रमुख है। और भी बहुत सारे रथ है। तो इनमें सबसे बड़ा रथ जो है धर्मराज रथ है, और द्रौपदी रथ जो है सबसे छोटा रथ है। और इसको बनवाए थे नरसिंह। ये नरसिंह जो थे पल्लव शासक थे, पल्लव शासक प्रथम इन्होंने ही करवाया था। ये लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया था। 149 नंबर देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग कब शुरू किया गया था? तो होम रूल लीग आपका इस शुरुआत किया गया था 1916 में। तो 1916 में कब किया गया था? तो 28 अप्रैल को 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। इस आंदोलन का उद्देश्य भी था कि ब्रिटिश राज्य के अधीन रहते हुए अपने सैद्धांतिक रूप से स्वशासन को प्राप्त करना था, ऐसा इनका उद्देश्य था। अब 150 नंबर देख ले, भारत संविधान के मूलतः कितने अनुच्छेद थे? जब संविधान बना था उस समय मूलतः 395 थे। अब वैसे हमको ये बताइए, भारत का संविधान जो संविधान पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। तो आपने 150 क्वेश्चन कंप्लीट किया है और आपने कर लिया, तो हम मुझे उम्मीद है आप निकाल सकते हैं। और आप इतना क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ तक अगर नहीं आया है जो कैंडिडेट, तो हम मुझे यकीन है कि वो पढ़ने में रुचि नहीं है और वो नहीं निकाल सकते, इतना मुझे दावा है। लेकिन अगर यहाँ तक कंप्लीट करें, मतलब आपके पढ़ने का देख सकते हैं जुनून। और पढ़िए, तैयारी कीजिए, और जो चीज की आवश्यकता हो नीचे कमेंट करके मांग सकते हैं, हम देने की कोशिश करेंगे आपको। जो भी पीडीएफ है, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके, या सोल्यूशन के साथ साथ सारी चीज आप इसको मिल जाएगी, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसके साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास के साथ। अपने चैनल पे बने रहिए ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आए तो आप उसको देखते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।